नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सोमवार है और आज का दिन होता है, जी हाँ, आज हम सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आप सीधे अपनी बात करते हैं और साथ में हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो आपको उसका जवाब देते हैं। आज का जो विषय है वो है उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य क्या है, ये आपको आज इसका विषय है। फ़ोन नंबर हम आपको बता देते हैं, इसे नोट कर लीजिए। फ़ोन नंबर है 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं। उद्यानिकी फसलों में सामयिक कार्य के लिए विशेषज्ञ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर JK कनौजिया, उद्यानिकी कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर से हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार किसान भाइयों को नमस्कार। सर, इस समय उद्यानिकी फसलों की अगर हम बात करें तो जो मौसम है उसकी मार भी झेल रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उद्यानिकी फसलें हमारे कृषि के क्षेत्रों में। जिस तरह का ये मौसम अभी हम बदलता हुआ देख रहे हैं, तो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? जी रानी जी, देखिए वास्तव में बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अभी पूरे ही प्रदेश में यदि देखा जाए तो स्थान स्थान पर बूंदाबांदी हो रही है। दिन भर जहां खुली धूप होनी चाहिए उस स्थान पर बादल छाए हुए हैं। मौसम में आर्द्रता बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जो इस समय की हमारी जो भी फसलें हैं, चाहे वो हमारी फलदार फसलें हैं या सब्जी वाली फसलें हैं, दोनों ही फसलों पर इसका विपरीत प्रभाव देखा जा रहा है। खास तौर से अगर हम फलदार वृक्षों की बात करें तो आम के पौधों को ऐसे मौसम में कई तरीके की बीमारियां या कीट प्रकोप होने की संभावना हो जाती है, जिससे कि जो आम अभी लग रहे हैं या लगे हुए हैं उनमें झड़ने की शिकायत होती है। इसी प्रकार से यदि हम नींबू जैसे फल की बात करें जो गर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उनमें भी फटने की शिकायतें चालू हो जाती हैं। और सब्जियों में खास तौर से हमारी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, उन सब्जियों में वर्तमान में जबकि इसे खुली अच्छी सी धूप चाहिए और इस समय बूंदाबांदी होने से इन फसलों में उत्पादन के गंभीरता से प्रभावित होने की संभावना है। कई प्रकार के रोग इनमें बढ़ने की संभावना है। जी किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि सजीव फोन इन कार्यक्रम है। आप फ़ोन करके अपनी समस्याएं, अपने जिज्ञासाओं का समाधान हमारे विशेषज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं। सर, हम बात कर रहे हैं उद्यानिकी फसलों की। जिस तरह अभी आपने आम की बात की, इस मौसम का सबसे महत्वपूर्ण फसल है आम। तो अभी आम में कौन कौन सी समस्याएं, हमारे क्या सामयिक कृषि कार्य करें हमारे किसान भाई कि अच्छी उत्पादन ले सकें? जी बिल्कुल रानी जी, आम इस मौसम का ही नहीं बल्कि हमारे देश का एक तो ये राष्ट्रीय फल है और साथ ही साथ फलों का राजा है। और इस समय इस पूरी तरीके से इसकी बहार आई हुई है, मतलब फूलों के बाद अब फलन हो चुका है। लेकिन इस समय जबकि पौधे हमारे फलन पर हैं और इस वर्ष आमतौर पर यह देखने में आ रहा है कि आम की फसल में खास तौर से हमारा जो मध्य भारत से मतलब उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ पर फलन ठीक से नहीं हुआ है। मतलब फसल वैसे भी पहले से ही कमजोर है और साथ साथ में जो मौसम की विपरीत परिस्थितियां हैं वो भी इसको प्रभावित कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं जिन पर उन्हें गौर करने की आवश्यकता है। सबसे पहली जरूरत तो ये है कि पर्याप्त नमी बगीचों में बनाए रखें। थोड़ी सी भी नमी की कमी होने पर आम में झड़न की शिकायत होती है, मतलब बड़े बड़े आम बन के बाद में भी गिरने लग जाते हैं। एक तो नियमित अंतराल से बगीचे की पौधों की सिंचाई हमारे किसान भाई जरूर करते रहें। और इस मौसम में यदि कहीं पर भी उन्हें सूटी मोल्ड जैसे रोग दिखाई दे रहे हैं, जिसको कि काला काला जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस होता है, फूल होता है या फल पर कई बार चकत्ते से दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तत्काल फफूंदनाशक दवा के एक छिड़काव की किसान भाइयों को आवश्यकता। दवा का नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो एक तो दूसरा काम ये जो है कि रोग ना लगे, रोग ना आए उसके लिए। और यदि किसान भाइयों ने अभी अपने बगीचों में अच्छे फल बनने के लिए, ज़्यादा अच्छी पैदावार लेने के लिए अभी तक भी यदि उर्वरकों का उपयोग ना किया हो, तो अभी भी समय है कि हमारे वो किसान भाई जिन्होंने उर्वरक उपयोग नहीं किया है,
खुराक पौधों को नहीं दी है तो प्रति पौधा लगभग 2.5 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको लगभग 50 किलोग्राम गोबर खाद के साथ में मिला लें। और जो पूरी तरीके से मैच्योर वयस्क जो पौधे हैं, बड़े पौधे जो हैं, उन पौधों में प्रति पौधे के हिसाब से ये खाद जरूर दे दें, क्योंकि उर्वरकों और पोषक तत्वों की जैसे ही उपलब्धता सुनिश्चित होती है फल बड़े बनते हैं और फल रुकते भी हैं। तो ये 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। पोषक तत्व प्रबंधन करना है, सिंचाई प्रबंधन करना है और पौध संरक्षण पर भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है। आपने पौध संरक्षण की बात की है, दीमक और चींटी, इसका भी बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई शिकायत करते हैं कि आम के पेड़ में दीमक और चींटी का प्रकोप होता है। अगर ये दिख रहा है तो किस तरह हमारे किसान भाई उसका निदान करें? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है कि आम तौर पर जब हम आम की बात करें, चूँकि इस समय पर जबकि सारे क्षेत्र में सूखापन होता है, पानी की उपलब्धता कम हो जाती है और आम के बगीचों में जहाँ नमी बनी रहती है वहाँ पर दीमक का प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है। और कई बार इस दीमक का प्रकोप इतना गंभीर हो जाता है कि पूरे पौधे की तरफ दीमक की जो मिट्टी है पौधे के तने पर दिखाई देती है, अपना घर बना लेती है। दीमक के प्रभावी नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हम अपने बाग बगीचे की पूरी तरीके से साफ सुथरा रखें। जो पौधे के अवशेष हैं जो गिरते हैं और जो कच्ची लकड़ी है जो कि उसका जो मुख्य भोजन होता है, उससे अगर हम बचा के रखें तो दीमक को वैसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमारी बागवानी फसलों में, सभी प्रकार की फसलों में हम बोडो पेस्ट की बात करते हैं। बिल्कुल, हम आपसे चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, महेंद्र पटेल दमोह से हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए महेंद्र जी। नमस्कार सर को, नमस्कार है मेरा क्वेश्चन ये कि जो मेरे आंगन मतलब मेरे आम का पेड़ लगा हुआ है, तो मैं नर्सरी से पेड़ लिया था और अब क्या हो रहा है कि उसमें जो फल है ना वो पीले पड़ कर गिर रहे हैं। सर उसमें हम पानी बराबर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर इसका उपचार बताएं आप थोड़ा सा। जी देखिए, अभी मैं वही बात कर रहा था कि आमतौर पर आम में एक फफूंद जनित बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती है जब मौसम में आर्द्रता और तापमान, आर्द्रता भी अधिक हो और तापमान भी अधिक हो। और इस तरीके की शिकायत चाहे वो अकेला पौधा हो या हमारे बगीचे के पौधों में, उनमें आने की संभावना रहती है। हमारे किसान भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि फल तो लगे हुए हैं लेकिन फल थोड़े से बड़े होने के बाद वो पीले पड़ते हैं और पीले पड़ने के बाद गिर जाते हैं, जबकि वो उसमें पर्याप्त पोषक तत्व मतलब जो खाद है वो भी दे रहे हैं और सिंचाई भी उसकी नियमित कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसमें फफूंद जनित बीमारी जरूर है और इसलिए अभी हमने एक दवा फफूंदनाशक दवा बताई, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इस दवा की 0.25% दवा की जो मात्रा है ये छिड़काव के लिए अनुशंसित है। इसका एक छिड़काव हमारे किसान भाई कर दें, उनकी समस्या का निराकरण अवश्य होगा। बिल्कुल, आपने जानकारी जो दी है इससे हमारे किसान भाई ज़रूर लाभान्वित होंगे। हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, नींबू वर्गीय फसलों की अगर हम बात करते हैं तो संतरे की हम विशेष तौर पे बात करना चाहेंगे। और अब तो हमारे आसपास काफ़ी संतरों की खेती होने लगी। संतरे में किस तरह से हमारे सामयिक कार्य करें हमारे किसान भाई? जी बिल्कुल रानी जी, देखिए संतरा हमारे पूरे प्रदेश में, खासतौर से अगर हम छिंदवाड़ा, बैतूल, इधर भी हम थोड़ा खंडवा, हरदा, जो महाराष्ट्र से हमारा लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में संतरे की खेती होती है। और अगर हम मध्य वेस्टर्न की तरफ भी जाएं, अपने पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ जाएं, तो हमारा शाजापुर और रतलाम और झाबुआ तक भी अभी काफ़ी बड़े रकबे में संतरे की खेती हमारे किसानों के द्वारा की जा रही। ये जो समय है जबकि फसल अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, संतरे में खासतौर से फलन के बाद में जो भी सूखी शाखाएं हैं या जो रोग ग्रसित डालियां, उनमें कटाई छटाई का काम करना नितांत आवश्यक है। और इसके उपरांत एक दूसरा जो कार्य महत्वपूर्ण है कि तान देने का काम इसमें करते हैं। लगभग 20 से 25 दिन सिंचाई को रोक देते हैं, जिससे कि पौधा थोड़ा सा जब मुरझान की तरफ चला जाता है और उसके बाद जैसे ही या तो वर्षा प्रारंभ होती है या हम सिंचाई 20-25 दिन मुरझाने के बाद में देते हैं, तो पौधा नई कोपल निकालता है, उसमें नया बढ़वार चालू होता है। और वो जो बढ़वार आता है, वो जो इसका मुख्य समय है इसके फलन का, उस समय इसमें अच्छे फूल और अच्छे फल आते हैं। ये दो काम बहुत महत्वपूर्ण। और तीसरा काम बोडो पेस्ट का
काम मैं बात कर रहा था आम के मामले में, बोडो पेस्टिंग का काम होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे नींबू वर्गीय फल हो या अमरूद हो, आम हो, आंवला हो, तो हमारे सभी किसान भाइयों को बोडो पेस्ट का लेप उन्हें अवश्य लगाना चाहिए। बिल्कुल, हम आपसे चर्चा आगे फिर जारी रखेंगे। हमारे एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, गजराज सिंह परमार सीहोर से। जी, अपना प्रश्न कीजिए, स्वागत है। हाँ, नमस्ते सर। जी सर, हमने टमाटर लगाया हुआ है और गिलकी के पौधे लगाए हुए हैं, तो उनके पत्तियों के ऊपर धारी धारी से एक लाइन सी बन रही है और पौधे कुरमुरा के सूख रहे हैं। जी हाँ, देखिए ये आपने दो फसलों की बात की और दोनों फसलों में ही पत्तियों में धारियां बन रही हैं। जी तो यहाँ पर मैं अपने किसान भाइयों को, सभी जो हमारे टमाटर या कद्दू वर्गीय कोई भी सब्जी है जो हमारे किसान भाई लगाते हैं, जो पत्तियों पे धारियां बनती हैं, एक डिज़ाइन जैसी बनती है, ऐसा लगता है कि कोई कीट इसके ऊपर से रेंग रहा है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि पत्ती के अंदर एक कीट पत्ती के अंदर ही रहकर उसके क्लोरोफिल जो हरा भाग है उसको खाता है, और जहां जहां से वो खाते हुए आगे बढ़ता है वो एक सफेद रंग की धारी सी बना देता है, जिसे हम लोग लीफ माइनर कहते हैं। मतलब एक ऐसा कीट जो पत्ती के अंदर रह के ही पत्ती के हरे भाग को खाता है, और धीरे धीरे कई बार ये स्थितियां वो बना देता है कि वो हरे भाग को इतना ज़्यादा खा लेता है कि पौधा कमज़ोर पड़ जाता है, पौधा कुकड़ने लगता है, अब पत्तियां सूखने भी लगती हैं। इसका सबसे एक बेहतर जो उपाय है हमारे किसान भाइयों के लिए, नीम ऑयल। नीम ऑयल का अगर हम नियमित अंतराल से छिड़काव करते हैं, जो हमारा 15 लीटर का पंप है उसमें 4 से 5 मिलीलीटर नीम ऑयल प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हम 2-3 प्रारंभिक अवस्था में 2-3 छिड़काव अगर कर देते हैं तो इस कीट से हम आसानी से इसकी रोकथाम कर लेते हैं। तो आपने ये जैविक तरीका हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा बताया। कृषि दर्शन का सजीव फोन इन कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, बस एक अंतराल के बाद उपस्थित हुए। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सजीव फोन इन कार्यक्रम है और आप हमारे फ़ोन नंबर 0755-266-0049 पे फ़ोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है हमारा 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप फ़ोन कीजिए और विषय है उद्यानिकी फसलों में सामयिक कार्य, और हमारे साथ जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर JK कनौजिया जी। सर, हम बात कर रहे हैं उद्यानिकी फसलों की, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और हमारे जो किसान भाई हैं अब सोचते हैं कि नए बगीचे पे भी हाथ आजमाया जाए, कैसे तैयारी करें वो इस बात के लिए कि अच्छे बगीचे तैयार हो जाएं उनके। बिल्कुल सही बात की रानी जी आपने। आमतौर पर यह देखने में आया है हमारे किसान भाई जब वर्षा काल प्रारंभ हो जाता है उस समय अपने बगीचे को मतलब बागवानी की वो तैयारियां प्रारंभ करते हैं, और आमतौर पर अगर मैं कहूं तो उस समय तक बहुत देरी हो चुकी होती है। ना किसान ये निर्धारित कर पाते हैं कि उनके पास जो पानी सिंचाई के साधन उपलब्ध उसकी उपलब्धता के अनुसार कौन सा बगीचा लगाएं, मिट्टी किस प्रकार की है, कौन सा बगीचा लगाएं। तो इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है कि अभी जबकि हमारे किसान भाई रबी की फसलों से लगभग उनके काम ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म हो रहे हैं, और जो भी किसान भाई अब नया बगीचा लगाने की अपनी सोच बनाए हुए हैं तो उनको एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और इस कार्य योजना में खास जो बिंदु हैं उसमें मिट्टी के अनुसार, जो मिट्टी का प्रकार है उसके अनुसार हमें फल वृक्ष का चयन करना है। हमारे पास जो सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं उसकी
उपलब्धता के अनुसार हमें फल का चयन करना है और उसके बाद फिर कितनी दूरी पर पौधों का रोपण किया जाना है, कौन सी किस्म के हमें पौधे लगाना है, ये पौधे कहाँ पर उपलब्ध होंगे, किस स्रोत से हम लेंगे, इनकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को लेनी है। साथ ही साथ लगाते समय कितना गहराई के गड्ढे खोदने हैं, कितनी दूरी पे गड्ढे खोदने हैं और गड्ढे किस समय पर खास तौर से खोदने हैं। तो गड्ढे खुदाई का कार्य जो है गर्मियों में करना, ये वैज्ञानिकों की अनुशंसा है कि अगर गड्ढे खुदाई का काम गर्मी में हो जाता है तो पौधे अच्छी तरीके से विकसित होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी कार्य योजना हमारे किसान भाइयों को अभी से बना लेने की आवश्यकता है। और बात करूंगी सर, हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ में है कपिल परमार, सीहोर से हैं। कपिल जी, प्रश्न कीजिए, स्वागत है आपका। जी सर, जी जी सर, नमस्कार सर जी, प्रश्न करें। जी सर, अमरूद का बगीचा लगा हुआ है सर। ग्रीष्मकालीन समय में इसमें पानी की सिंचाई कब करें, इसकी कटाई छटाई किस टाइप में करें? जी, अमरूद के बगीचे। बिल्कुल, देखिए कपिल जी, ये जो वर्तमान समय है, अमरूद के पौधे की कटाई छटाई यदि अभी तक नहीं हुई है तो जो अनावश्यक उस पर शाखाएं हैं या जो शाखाएं सूख गई हैं या जो अत्यधिक बढ़वार की तरफ जा रही हैं, ऐसी शाखाओं को हमें काटने की ज़रूरत है। तो ये तो कटाई का काम हो गया। और जो शाखाएं ज़्यादा बढ़त की तरफ जा रही हैं, जो वानस्पतिक वृद्धि जिनकी ज़्यादा हो रही है, उनकी आपको प्रूनिंग भी करनी है। तो इस प्रकार से कटाई छटाई काम का कार्य करने का ये सबसे उपयुक्त समय है। रही बात दूसरी की सिंचाई की, जो आपने बात कही है, तो अमरूद के पौधे को भी हमें पानी को रोकने की आवश्यकता होती है। लगभग 20-25 दिन तक कटाई छटाई करने के बाद हमें बिल्कुल पानी पौधे के आसपास नहीं जाने देना है। इस समय पौधे के में पानी सिंचाई रोकने से होता यह है कि उस पर पुष्पन नहीं होता है। आमतौर पर ये देखने में आता है कि अमरूद में 3 बार बहार आती है, वर्षा काल में, फिर एक बार सर्दी के काल में और एक गर्मी में। तो ये गर्मी की जो बहार है, इसको हमें रोकने के लिए सिंचाई रोकना होता है। तो इस समय बिल्कुल सिंचाई ना करें। जब पौधे खूब अच्छी तरीके से मुरझाने लग जाएं, उस समय पर उसमें हमें सिंचाई कार्य प्रारंभ करना है। और यदि हमारे खेतों के आसपास ज़्यादा नमी बनी रहती है तो हमें ध्यान रखें कि वर्षा काल तक हम अमरूद की सिंचाई ना करें। और वर्षा आते ही उस समय उसमें खास तौर से जो पौधे की उम्र के अनुसार जो उसको खुराक की आवश्यकता है, जो उर्वरकों की आवश्यकता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसकी हम पूर्ति सुनिश्चित कर लें। बिल्कुल। कई बार डॉक्टर साहब ये होता है कि हमारे किसान भाई सोचते हैं कि अपने मन से वो पौधे लगाने लगते हैं। क्या मिट्टी परीक्षण और कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है? देखिए रानी जी, खासतौर से मैं बागवानी या किसी भी उद्यानिकी फसल की बात करूं या अन्य जो भी फसलें, आज साइंस का, विज्ञान का सहयोग और सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जबकि मौसम में देखिए आप कितना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जब गर्मी अच्छी होनी चाहिए, धूप अच्छी होनी चाहिए, उस समय पर बादल रह रहे हैं, वर्षा हो रही है, तापमान जो होना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है, मौसम में आर्द्रता बन जा रही है। तो ऐसे जो मौसम के जो परिवर्तन है और जो समय के हिसाब से देखें, जो हमारे आने वाले समय की जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए किसान को ज़्यादा लाभ कहाँ हो, इस सब की जानकारी के लिए और एक आदर्श बागवानी कैसे हो, उत्पादन उससे कैसे उसको बेहतर मिले और अपने क्षेत्र विशेष के लिए कौन कौन सी किस्में अनुशंसित की गई हैं या कौन से फल वृक्षों की अनुशंसा वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, इस सबकी जानकारी के लिए हमारे किसान भाइयों को विशेषज्ञों की राय अवश्य ले लेनी चाहिए। और बागवानी फसल में खासतौर से जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब आपने पौधा लगाया वो कई एक सालों तक वो चलता है, फिर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रह जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अनुशंसित जो प्रजातियां होती हैं उन्हीं को हमें आगे लेकर जाना है। बात प्रजातियों की हो रही है, तो अगर हम अनुशंसित प्रजातियों की बात करें, हमारे भोपाल और मध्य प्रदेश की कुछ प्रजातियों की, आम की उन्नत प्रजातियों के नाम देखिए, आम में अगर मैं इस समय बात करूं तो आम्रपाली है, मल्लिका है और यहाँ का स्थानीय आम जो दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, ये खास तौर से ये प्रजातियाँ प्रचलन में हैं। और कुछ अभी नवीन प्रजातियाँ भी आम में विकसित हुई हैं जो कि प्रत्येक वर्ष जिनमें उत्पादन मिलता है। अनामिका है, अरुणिका है, ये 2 नई प्रजातियां हैं। इनका भी समावेश किसान भाई हमारे कर सकते हैं। और ये कलरफुल है, मतलब ये थोड़ा सा रंग इनका काफ़ी बेहतर होता है स्वाद के साथ साथ। ऐसे ही अगर हम अमरूद में बात करें तो अमरूद मलाहाबाद सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है, ललित है, श्वेता है, ये कुछ अच्छी उन्नतशील प्रजातियां हैं।
आंवले में अगर हम बात करें तो चकैया है, NS7 है, जी। ये हमारे यहाँ क्षेत्र के लिए बहुत ही बेहतर किस्में हैं। बिल्कुल, हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि प्रजातियों को चुनकर अपने बागों में लगाएं। सब्जियों के बिना उद्यानिकी की बात करना अधूरी कही जाएगी, क्योंकि जब तक थाली में सब्जी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो फिर तो आज का हमारा जो विषय है वो ही उद्यानिकी में है। सब्जियों में हमारी बेलदार सब्जियां भी हैं, हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां भी हैं, कंद वर्गीय भी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा हमारा सामयिक कार्य बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी एक जो मौसम की बात कहेगी, ये जो हमारी गर्मी की जो सब्जियां हैं, जो बहुतायत में बहुत ताज़ी तरोताज़ा सब्जियां बाजार में आती हैं, जी। लेकिन पिछले एक माह से लगभग अगर हम बात करें तो मौसम जिस तरीके का बना हुआ है, ये हमारी जो समर गर्मी की जो सब्जियां जिन्हें कि हम जायद मौसम की सब्जियां कहते हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हमारे किसानों को देखने को मिल रही हैं। और ख़ास तौर से इसमें जो पाउडरी मिल्ड्यू जैसी जो बीमारियां हैं, वो बीमारियों का प्रकोप उनमें बढ़ रहा है। और किसान भाइयों को नियमित अपनी फसल की देखरेख इस समय करने की आवश्यकता है, नियमित अंतराल से पानी देने की आवश्यकता है। और रोगों का जो प्रबंधन है, जहाँ पर भी अगर उनको कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि पत्तियाँ मुरझा रही हैं या पत्तियों में सफ़ेद पाउडर सा जम रहा है, तो उन्हें तत्काल अपने स्थानीय विशेषज्ञों से, कृषि विज्ञान केंद्रों से तत्काल जो है सलाह लेने की आवश्यकता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो सब्जियां हैं उनके अनुकूल मौसम इस समय नहीं है, जी। कीट व्याधियों का प्रकोप अधिक हो सकता है। तो निरंतर अपना निगरानी हमारे किसान भाई बनाए रखें और जिस प्रकार की समस्या हो उसके निदान के लिए विशेषज्ञों की सलाह वो जरूर लें। बिल्कुल, विशेषज्ञों की सलाह लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम ग्रीन हाउस की बात करें कि कई हमारे किसान भाई हैं आजकल ग्रीन हाउस में आधुनिक खेती करते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो किस तरह अपने ग्रीन हाउस में अच्छी सब्जियों का उत्पादन कर पाएँ? हाँ बिल्कुल रानी जी, देखिए अब धीरे धीरे हमारे यहाँ भी, हमारे मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर देखने में आ रहा है कि हमारे किसान भाई अब ग्रीन हाउस में, जिसे कि हम पाली हाउस, हम सीधे जो किसान भाई हमारे जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि पाली हाउस में सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। और सब्जियों में खास तौर से जो हमारे यहाँ जो सब्जियां हो रही हैं बहुतायत में, उसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है और खीरे की खेती। ये 3 फसलें ऐसी हैं जो प्रमुखता से हमारे किसान भाई उगा रहे हैं। खास तौर से ऐसे मौसम में किसान भाइयों को ध्यान ये रखना है कि ये जो आर्द्रता बनती जा रही है, ये हमारे पॉली हाउस के अंदर की सब्जियों को भी प्रभावित करती है। और ऐसे में एक जो वेंटिलेशन का काम है उस पर हमारे किसान भाइयों को खास तौर से ध्यान देना है। और जो नियमित कार्य हैं, जब हम खेत में, खुले खेत में सब्जियां लगाते हैं और पॉली हाउस में सब्जियां लगाते हैं, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। सिंचाई और फर्टिगेट्स, मतलब हम पानी और पोषक तत्व एक साथ उसमें देते हैं और नियमित अंतराल से जो एक शेड्यूल होता है कि हमें कब कब और किस प्रकार से कीटनाशक या फफूंदनाशक जो दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव करना है, वो नियमित अंतराल से हमारे किसान भाई जरूर करते रहें। जी बिल्कुल। तो और अगर हमारे जो किसान भाई हैं और वो आपने बताया कि पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, फूल भी बहुत ज़रूरी हैं, फूलों की खेती करने वाले हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से फल और फूल फल और सब्जियों में हमारा ध्यान है, उसी तरीके से मुख्य मुद्दा है किसानों की आमदनी बेहतर कैसे हो। तो हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं वो फूलों की खेती करके बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं। और ख़ासतौर से इस मौसम में जबकि कई तरीके के हमारे ऐसे कार्यक्रम, हमारे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम इस मौसम में शादी ब्याह या अन्य जो कार्यक्रम में काफ़ी बढ़ जाते हैं। और गर्मी होने की वजह से इस मौसम में फूलों की जो खेती है उसकी कुछ ही ऐसे पौधे हैं, खासतौर से गैलार्डिया, जिसकी खेती हम, या बिजली, 2 ऐसे हमारे यहाँ के ओपन कंडीशन में, मतलब खुले खेतों में होने वाले फूल हैं जिनकी किसान भाई यदि खेती करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, बशर्ते इस मौसम में वो ये सुनिश्चित कर लें कि उनके पास सिंचाई के साधन पर्याप्त हो। और हम तो ये कहेंगे कि जो हमारे सब्जी उत्पादक किसान हैं या जो छोटे किसान हैं जिनके पास पानी की उपलब्धता है, इस मौसम में वो फूलों की खेती करके बहुत ही अच्छी आमदनी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो फूलों की खेती ज़रूर हमारे किसान भाई ज़रूर आजमाएंगे। और अगर हम औषधि फसलों की भी थोड़ी सी बात कर ले, आजकल आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद का समय है और धीरे धीरे लोगों में काफ़ी जागरूकता भी आई है, थोड़ा सामयिक कार्य उनके लिए भी बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय ये जो समय है हमारे यहाँ किसान भाई, देखा है हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा ऐसा क्षेत्र है, खासतौर से मंदसौर और नीमच रतलाम वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर कई प्रकार की औषधि फसलों की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं। और वहाँ से होते होते अब अन्य क्षेत्रों में भी, हमारे हम अगर सीहोर, भोपाल, राजगढ़, इन सब स्थानों पर भी देखें तो
अब कुछ किसानों ने अपना औषधि फसलों की तरफ भी अपना रुझान बढ़ाया है और वर्तमान में अश्वगंधा लगभग तैयार हो चुकी है फसल। इस समय उसकी खुदाई करके उसकी जड़ की कटाई का काम करना है। कटाई के समय अश्वगंधा में ध्यान ये रखना है कि उसकी मोटाई की जो जड़ है खासतौर से वो उसकी बिक्री के काम खासतौर से आता है और इसका बाजार भाव भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अभी भी लगभग 400 से 500 रुपये किलोग्राम के हिसाब से उसकी जड़ें बिक रही हैं। तो इसकी जो ग्रेडिंग है 2 भागों में, एक पतली और मोटी जड़ को अलग अलग काटते समय करते जाएं और उसके बाद में उसका विपणन करें। बिल्कुल। अभी कुछ किसानों ने अकर करहा, मतलब ये भी एक औषधि फसल है जो किसान भाई लगा रहे हैं और उससे उसकी भी जड़ बाजार में बिकती है और इस समय उसकी खुदाई का काम चल रहा है, तो उसको किसान भाइयों को खास तौर से करना है। जी। हम अगर बात करते हैं अभी जैसे मौसम की, हम देख रहे हैं कि स्थिति बहुत अजीब होते चले जा रही है, तभी ये मौसम और किस तरह रहेगा, कुछ मौसम की जानकारी हमारे किसान भाइयों को देखिए, अभी तक जो मौसम विशेषज्ञों से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि अभी लगभग इस महीने में देखें कि अभी 12-15 दिन हमारे पास में है, तो ये इस मौसम की उथल पुथल कुछ इसी प्रकार से बने रहने की संभावना है। और जो लॉन्ग टर्म में लंबे समय के लिए जो फोरकास्टिंग या भविष्यवाणी जो मौसम विशेषज्ञों के द्वारा की गई है उसमें भी कुछ इसी तरीके का ट्रेंड अभी दिखाई दे रहा है कि बूंदाबांदी, बादल का बना रहना, इस वर्ष कुछ इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। और अगला जो हमारा वर्षा काल है उसमें भी कुछ आशंका ऐसी व्यक्त की जा रही है कि बारिश की थोड़ा सा कम होने की संभावना है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अभी ये चूंकि लॉन्ग टर्म लंबे समय का एक फोरकास्टिंग है हमारे वैज्ञानिकों का, थोड़ा सा और समय के बाद स्थितियां और भी स्पष्ट होंगी। और किसान भाइयों के लिए मौसम और मौसम की भविष्यवाणी इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि जो अगली फसल हमारे किसान भाई लगाने जा रहे हैं फिर उसमें कौन सी किस्मों का चुनाव करें, कौन सी फसल का वो चुनाव करें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी जो मौसम को जो वर्तमान मौसम है ये तो हमारे खास तौर से इस समय की जो फसलें हैं उनके लिए बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि इस समय की जो फसलें हैं उनको खुली हुई धूप और अच्छा तापमान की आवश्यकता होती है। और जबकि स्थिति इसके उलट है कि तापमान भी थोड़ा सा नीचे है, जो सामान्य होना चाहिए उससे नीचे है, और मौसम में जो नमी है वो काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है जो कीट और रोगों को निमंत्रण देती है। बिल्कुल, आपने कीट और रोग की बात कही है और पानी की भी बात कही है कि इस बार पानी अभी मुश्किल हो रहा है, थोड़ा हमको प्रबंधन करना ज़रूरी है। तो सिंचाई प्रबंधन किस तरह से अपनाएं और किस तरह से इस बात का ध्यान रखें कि समीक्षा हो जाए इस बात की कि हमारी जो फसलें हैं वो कम पानी में भी अच्छे निकल जाए। बिल्कुल, देखिए इस पर बातचीत पहले से भी कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा निरंतर की जा रही है और किसान भाइयों के स्तर पर भी हमारे जो काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं कि जो अब सिंचाई का जो प्रबंधन है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से कर रहे हैं। सब्जियों में खास तौर से या हमारे जो फलदार वृक्ष हैं उनमें सिंचाई का एक सबसे बेहतर विकल्प हमारे किसान भाइयों के पास में है, वो है ड्रिप इरिगेशन। मतलब टपक सिंचाई विधि को ही हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। और अब तो उसमें एक चीज़ और भी बेहतर हो गई है कि सिंचाई के साथ साथ हमारे किसान भाई पोषक तत्वों को भी वो जड़ के माध्यम से बड़ा आसानी से दे सकते हैं। तो हमारे खेतों में अनावश्यक बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक उपयोग करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, और जिसको कि हम फर्टिगेशन बोलते हैं। पानी की बचत, ये हर बूंद जो है पानी की बचत, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। उसका एक और भी कारण है कि अभी तक हमारी जो डिवाइसेस रही हैं, जो हमारी विधियाँ रही हैं सिंचाई की, वो कुछ इस प्रकार की रही हैं जहाँ आवश्यकता से अधिक पानी हमने ज़मीन से निकाल कर सतह पर फेंक दिया है, जो कि हवा में उड़ के नष्ट होता है, बेकार होता है और हमारे फसल के काम भी नहीं आता है। और उसके परिणाम स्वरूप कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम इतना अपनी फसलों के लिए जमीन से पानी निकाल लेते हैं कि हमारे पानी पीने के संकट गांव में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां जब बनती हैं उसका कारण यही होता है कि हम जमीन का पानी पहले ही अपनी फसलों के लिए निकाल चुके होते हैं और जमीन के अंदर जो भंडार है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं हैं। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को जहां तक पानी का सवाल है, ना केवल गर्मी में, जब भी हमारे किसान भाई सिंचाई करते हैं तो जो सूक्ष्म सिंचाई विधियां हैं, स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन, ऐसी विधियों का वो चुनाव बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब दीजिए हम अनुमति। नमस्कार।